नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9 मैथ्स चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है संख्या पद्धति। इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो आइए देखते हैं चैप्टर फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कहा गया है कि परिमेय संख्या 3/40 बराबर है। ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे पास 0.75, 0.12, 0.012 और 0.075। तो हमें यह बताना है कि जो ये परिमेय संख्या है 3/40, ये इनमें से किसके बराबर है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास है 3/40, तो हमको क्या करना है, 3 को 40 से भाग करना है। तो हम क्या करेंगे, 3 को अंदर लिख देंगे और 40 से इसको भाग करेंगे। अब जो 3 है वो 40 से छोटा है, तो यहाँ पे हम ना जाने के नाम के एक 0 लगा लेंगे और यहाँ पे 0 लगाएंगे तो यहाँ पे अब हम दशमलव लगा लेंगे। अब देखो ये 40 है और ये 30 है, ये अभी भी इससे छोटा है, तो एक 0 लगा देंगे और यहाँ पे एक 0 लगा के आप देखेंगे। अब देखो 40 और ये 300 है, तो 40 सत्ते 4 सत्ते 28 होता है, तो ये 280 हो जाएगा, 7 पे चला जाएगा ये। तो अब यहाँ से इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास 20 रह जाएगा और एक और 0 लगा के फिर हम इसको करेंगे तो 40 पंजे 200 होता है, तो 5 पे चला जाएगा, हमारे पास ये 200 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। अब देखो 3/40 का जो दशमलव रूप है वो हमें मिल गया 0.075। अब आप इसको ऑप्शन में से देख लेंगे। पहले ऑप्शन में हमारे पास है 0.75, तो हमारे पास आंसर में है 0.075, तो ये नहीं है। दूसरे में है 0.12, तीसरे में है 0.012 और चौथे में है 0.075। तो 0.075 हमारा राइट ऑप्शन है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो हमारे पास आंसर है वो 0.075, तो डी हमारा राइट ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 और 4 के बीच एक परिमेय संख्या है। तो हमें क्या करना है, 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या निकालनी है। ऑप्शन दे रखे हैं 3/2, 4/3, 7/2 और 7/4। प्यारे बच्चों, आपको किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में कोई परिमेय संख्या निकालनी है तो आप क्या करेंगे, उन दोनों संख्याओं को जोड़ दें और उसके बटे में 2 कर दें। उन दोनों संख्याओं को जोड़ के उसके बटे में 2 कर दो। तो हमें 3 और 4 के बीच में निकालनी है, तो हम 3 और 4 को जोड़ देते हैं तो 7 आ जाएगा, 7/2। अब 7/2 इसमें आप देख लें, 3/2, 4/3, 7/2, 7/4, तो 7/2 हमें मिल गया, यानी कि सी हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। अब ए ऑप्शन में है वर्गमूल 4, बी ऑप्शन में है 0, सी ऑप्शन में है 1 और डी ऑप्शन में है वर्गमूल 2। अब देखो प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या वो होती है जिसको हम p/q के रूप में लिखें, जहां पे p और q पूर्णांक है और q 0 नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहले तो अगर हम 0 की बात करें तो 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, तो इस रूप में लिखी गई है। अगर हम 1 की बात करें तो इसको हम 1/1 लिख सकते हैं, तो ये भी इस रूप में लिखा गया। एक आया वर्गमूल 4 और एक आया वर्गमूल 2, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो वर्गमूल वाली संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, देखो वर्गमूल 4 है, ये 2 का वर्ग कितना होता है, 4, 2 का वर्ग 4 होता है, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो यहां पे जो वर्गमूल के अंदर संख्या लिखी है, अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या है तो उससे हमें परिमेय संख्या मिलेगी। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो यहां से तो 4 का वर्गमूल तो 2 के बराबर है। अभी 4 का वर्गमूल हमारे पास 2 के बराबर है। अब आप देखें कि 4 का वर्गमूल अगर 2 के बराबर है तो 2 को तो हम 2/1 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है। तो ये भी परिमेय संख्या होगी, ये भी परिमेय संख्या होगी और यहाँ पे भी हमें परिमेय संख्या मिली। तो कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, वर्गमूल 2। तो वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि ये परिमेय संख्या नहीं है। तो डी हमारे पास इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 3 सही 3/8 का दशमलव रूप है। तो इनका दशमलव रूप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम 3 सही 3/8 को लिखते हैं। तो इसको ये जो मिश्रित भिन्न है इसको पहले हम हल कर लेते हैं। 8 या 24, 24 और 3 27, इसके साथ गुणा करते हैं और फिर ये जोड़ देते हैं इसमें। 8 या 24, 24 और 3 27, तो ये 27/8 है अभी। अब 27/8 को आप 27 को आप 8 से भाग करोगे, 8 या 24, 3 बच गए। अब हम यहाँ 0 लगा लेते हैं तो यहाँ दशमलव लगा देते हैं। यहाँ पे फिर हमारे पास 8 या 24, अब की बार 6 बच गए, 0 लगाया, 8 सत्ते 56, 4 बच गए, फिर 0 लगाया, 8 पंजे 40, तो अब की बार ये पूरा पूरा कट गया। तो दशमलव रूप आ गया 3.375, 3.375। पहला ही ऑप्शन हमारा देखो 3.375 पहला ही ऑप्शन है हमारे पास, तो ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे कहा गया है कि 0.6 बार का p/q रूप है। तो 0.6 बार, तो यहां पे इसका p/q, इसको p/q रूप में लिखना है हमें। तो यहां पे देखो आप एक चीज ध्यान रखोगे, ये बार का मतलब ये है कि हमारे पास ये इसका ये जो संख्या है उसका दशमलव प्रसार अशांत है, यानी कि ये बार बार आ रहा है। 6 6 6 6 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो यानी कि ये 6 बार बार आया हो, तो इसका मतलब ये है। अब आप क्या करेंगे, आप इसको 10 से गुना कर दें। जब आप इसको 10 से गुना करेंगे, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, हमने इसको x के बराबर मान लिया। अब हम इसको 10 से अगर गुना कर दें तो ये 10x हो गया। जब हम किसी भी संख्या को 10 से गुना करते हैं, दशमलव वाली संख्या को, तो ये जो दशमलव है खिसक के एक इधर आ जाता है, तो ये हो जाएगा 6.6666666, इस तरह से चलता रहेगा। तो ये हमारे पास समीकरण 2 हो गया। अब इसमें से हम ये घटा देते हैं, 10x में से x घटा देंगे तो 9x आ जाएगा, और इधर इसमें से जब हम ये घटाएंगे 0.66666, इसको घटाएंगे हम, तो हमारे पास 9x बराबर आ जाएगा। देखेंगे आप यहाँ देखो 0, इसमें से ये घटाएंगे तो 0.00000.6, तो 6.0, ये सारे 0 हैं, तो इसका मतलब ये 6 है। तो x बराबर हमारे पास 6/9, ये इसके बटे में आ गया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो x का मान आ गया 2/3, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2/3 के बराबर। तो आप देख लेंगे इसमें 2/3 है क्या कहीं, 6/99, 2/3, तो 2/3 है हमारे पास, तो ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हल करने का एक दूसरा तरीका भी है। यहाँ पे दूसरे तरीके की अगर हम बात करें कि 0.6 बार p/q रूप है, इनमें से किसका p/q रूप है। अगर हम 6/99 लें, 6/99, अब ये तो देखो कितना है, 3 पे कैंसिल कर लो, 3 दूनी 6, और ये आ गया हमारे पास 3 तिया 9, 3 तिया 9, 2/33। तो जब हम 2 को 33 से भाग करेंगे तो ये हमारे पास 0 आ गया। यहाँ पे 0 लगाई तो दशमलव, ये फिर भी हमारे पास 0 है, तो यहाँ पे अब एक और 0 लगा लेते हैं, तो 6 पे करेंगे, 3 6 18 का 8 हासिल 1, 18 और 1 19, 2 बच गया। अब देखो ये तो 0.06 ऐसा है, और ये हमारे पास है कितना, ये है 0.6666, ऐसा चलेगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। देखो यहाँ से हमें थोड़ा सा सोल्व करने से ही पता चल गया कि ये ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा 2/3 है। अब आप देखो 2 को 3 से करेंगे, 0, यहाँ पे 0 लगाई तो दशमलव, 3 6 18, 2 बच गया, 0 लगाई 3 6 18, फिर 2 बच गया, 0 लगाई 3 6 18, फिर 2 बच गया, 0 लगाई 3 6 18, फिर 2 बच गया। तो ऐसे ही बचता रहेगा। तो ये इसी तरह से चलता रहेगा, 6 6 6 6, यानी कि बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि यही है हमारे पास। तो आप इसको आंसर से भी सोल्व कर सकते हैं। 3/5 के लिए करके देखें, यहाँ 0.5 6 30,
तो ये तो खत्म हो गया, यहीं पर रुक गया, ये तो सिर्फ 0.6 है और वो 0.6 बार है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। 1/66 के लिए करके देखें, ये 1 और ये 66, 0 यहाँ पे 0 लगाई, दशमलव लगा के, फिर 0 यहाँ पे 100 बना, तो 66 एकम 66 ही आएगा फिर ये तो। अब ये देखो कि 0 लगाएंगे तो 0.01 आ गया और हमारा तो 0.666 था, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हमारा जो बी है वो राइट ऑप्शन है। तो आप दो तरीके से कर सकते हो आप इसको, और इसको आप चाहे तो सीधा सोल्व कर लें और आप चाहे तो इनको ऑप्शन से भी हल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है हमारे पास वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2 इसका पूरे का वर्ग का मान है, इनमें से कौन सा इसका मान होगा। हमें मान निकालना है वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2 इसके वर्ग का। आप देखेंगे a प्लस बी एक सर्वसामिका है हमारे पास, a प्लस बी, इसका वर्ग क्या होता है, a का वर्ग जमा b का वर्ग जमा 2ab। अब आप देखो a की जगह पे वर्गमूल 5 रख दे, वर्गमूल 5, और b की जगह पे वर्गमूल 2 रख दे, तो देखो ये हो जाएगा वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2 इसका वर्ग, जो कि हमें निकालना है। इधर देखो ये a की जगह पे वर्गमूल 5 इसका वर्ग, वर्गमूल 2 इसका वर्ग, जमा 2 गुना में a का मान है वर्गमूल 5 और b का मान है वर्गमूल 2। वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, 5 मिल गया, वर्ग से वर्गमूल कट गया, 2 मिल गया, प्लस 2 वर्गमूल a गुना में वर्गमूल b, हम इसको वर्गमूल a गुना में b लिख सकते हैं। तो देखो वर्गमूल 5 और वर्गमूल 2 इसको दोनों को एक ही वर्ग में लिखें तो यहाँ 5 गुना में 2 लिख सकते हैं। तो 5 और 2 7 हो गए हमारे पास, और ये 2 5 की और 2 की गुना करेंगे तो ये वर्गमूल 10 आ जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास 7 जमा 2 वर्गमूल 10। आप देख लें, पहले में है 7 जमा 2 वर्गमूल 5, दूसरे में 1 जमा 5 वर्गमूल 2, तीसरे में है 7 जमा 2 वर्गमूल 10, 7 जमा 2 वर्गमूल 10। तो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है 16 इसकी शक्ति है 3/4 बराबर है, इनमें से किसके बराबर है। तो यहां पे जब जो शक्ति है, जो घात है, वो परिमेय संख्या के रूप में, आप तो इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लें। 16 इसके अभाज्य गुणनखंड बना लें। 2 पे किया तो 8, फिर 2 पे किया तो 4, फिर 2 पे किया तो 2, और 2 पे किया तो 1। तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, यानी कि 16 को लिख सकते हैं 2 की शक्ति 4। तो ये हो गया हमारे पास 2 की शक्ति 4 और इसकी पूरे की शक्ति है 3/4। तो 2 की शक्ति 4 गुना में 3/4, 4 के साथ 4 कैंसिल, तो ये आ गया 2 की शक्ति 3। 2 की शक्ति 3 यानी कि 2 की 3 बार आपस में गुना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 इसका आंसर आ जाएगा। तो आप देख लें इसमें ऑप्शन ए में 4, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 8, ऑप्शन डी में 48, तो ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप जो ऑब्जेक्टिव, प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं कक्षा 9 गणित अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपके पास एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ब्लैंक्स भी आ सकते हैं, ब्लैंक आपको फिल करना है, और 1 वर्ड या 1 डिजिट आपको कोई लिखना पड़ जाए, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने 8 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं। आप चाहे तो एक बार वीडियो को पॉज करके इनको ट्राई कर सकते हैं, इससे उसके बाद आप इनको मैच करेंगे अपने आंसर को। इससे क्या होगा, आपको आपकी तैयारी कितनी है एग्जाम के लिए और आपको कितनी और अधिक तैयारी की जरूरत है, इसका अंदाजा आपको हो जाएगा। तो जब भी किसी चैप्टर के एमसीक्यूज की बात होती है तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार उन क्वेश्चंस को करके देखें और फिर सॉल्यूशन के साथ उसको मैच करके देखें। तो प्यारे बच्चे, शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि यदि px बराबर है x² -
3x प्लस 6 है तो p3 का मान होगा। यहाँ पे हमारे पास एक बहुपद दिया हुआ है जिसको px बोला गया है, तो p3 का मान निकालना है। देखो px है और ये p3 है, यानी कि x की जगह पे 3 रखना है इसमें। तो x की जगह पे जब हम 3 रखेंगे, x की जगह पे हम 3 रखेंगे तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 गुना में 3 और प्लस 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ x की जगह पे 3 रख दिया इसमें सारे में, तो ये 3 का स्क्वायर -3 गुना में 3 जमा 6, 3 का स्क्वायर 3 3 9 होता है, 9 और ये भी माइनस का 9 और प्लस का 6, तो ये इसके साथ कट गया और कितना आ गया 6। तो यहां से हमें 6 मिला। अब देख लो ऑप्शन में, फर्स्ट है 9, सेकंड है 0, थर्ड है 6 और इनमें से कोई नहीं, तो हमारा सी जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है कि बहुपद px बराबर है 2x जमा 4 का शून्यक है। हमारे पास जो बहुपद है वो है 2x जमा 4, इसका शून्यक बताना हमें, यानी कि x का क्या मान रखे कि इसकी जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पे वैल्यू 6 आई है ना, तो इसमें x का क्या मान रखे कि जो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसका जो मान आएगा वो कितना है 0। जैसे यहाँ पे 3 रखने पे मान 6 आया, तो x की क्या वैल्यू रखें कि इसका मान 0 आ जाए। तो अगर 0 आएगा तो x के उस मान को हम शून्यक बोलते हैं। तो इसका मान 0 निकालने के लिए हमारे पास सबसे आसान तरीका क्या होता है, इसको 0 के बराबर रख दो। अब 2x बराबर है, ये प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा, और x बराबर है ये इसके बटे में चला जाएगा, -4 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर है, देखो माइनस बचा और 2 बटे 1 का मतलब तो 2 ही है, यानी कि -2, x का मान कितना हो जाएगा -2, यानी कि ये हमारा शून्यक है। अब आप इसमें देख ले कि कौन सा है, यहाँ पे एक में 2, 1, 0 और -2, तो डी हमारे पास राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, जैसे 2x जमा 4, शून्यक का मतलब है कि x का क्या मान रखे कि 0 बन जाए। -2 रख के देखो, इसमें 2 गुना में -2 प्लस 4, 2 की -2 के साथ करेंगे तो माइनस का 4 और प्लस का 4 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो 0 आ गया, इसका मतलब है x बराबर -2 इसका एक शून्यक है, तो ये सही है हमारा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि x जमा 1 बहुपद x स्क्वायर जमा kx जमा 4 का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करो। तो प्यारे बच्चों, अगर x जमा 1 x स्क्वायर जमा kx जमा 4 का गुणनखंड है, तो जब x प्लस 1 से इसको भाग करेंगे तो हमारे पास, जब x प्लस 1 से इसको भाग करेंगे तो शेषफल हमारे पास कितना आएगा, शेषफल हमारे पास 0 आएगा, शेष हमारा 0 होगा, क्योंकि ये इसका गुणनखंड है। जैसे 8 का गुणनखंड 2 है, तो जब 8 को 2 से भाग करेंगे, जब हम 8 को 2 से भाग करेंगे तो शेषफल तो 0 आएगा। अब देखो 8 का गुणनखंड 3 नहीं है, तो जब 8 को 3 से भाग करेंगे तो शेषफल 0 नहीं आया, तो अगर उसका गुणनखंड है तो शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। अब प्यारे बच्चों, इसका सबसे आसान तरीका क्या होता है, अब देखो x प्लस 1 है, इसको 0 के बराबर रखें तो x का मान कितना आएगा -1, यानी कि x की जगह पे -1 रख दो तो ये हमारा शेषफल आ जाएगा। x की जगह पे -1 रखेंगे तो ये शेषफल आ जाएगा, तो -1 का वर्ग जमा k गुना में -1 और जमा 4, तो ये शेषफल आ गया। लेकिन शेषफल तो कितना है 0, तो इसको 0 के बराबर रख दो। -1 की -1 के साथ गुना करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और ये -1 की k के साथ करेंगे तो माइनस का k हो जाएगा, और प्लस 4 बराबर है 0, तो 5 माइनस k बराबर है 0, माइनस k बराबर है 5, इधर आके माइनस का 5, तो माइनस कैंसिल कर देते हैं, k बराबर है 5, तो k का मान आ जाता है हमारे पास 5। तो अब आप देख लें, इनमें से 5, पहले ही ऑप्शन में 5 है, दूसरे में -5, तीसरे में 4 और इनमें से कोई नहीं, तो k बराबर है 5 इसका राइट ऑप्शन है। दोबारा से एक बार समझते हैं, इसमें यह कहा गया है कि x प्लस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है, यानी कि x प्लस 1 से जब इसको भाग करेंगे तो शेषफल 0 आएगा, और शेषफल निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, तो जब x प्लस 1 है इसको 0 के बराबर रख दो,
तो x बराबर है -1। तो इस बहुपद में x की जगह पे -1 रख दो, जो आएगा वो शेषफल होगा। लेकिन हमें तो पता है कि शेषफल तो 0 है, क्योंकि वो उसका गुणनखंड है। तो शेषफल है 0, ये शेषफल है, यानी कि इसको 0 के बराबर रख दिया और उसको हल कर दिया। तो हमारे पास किसका मान आ गया? k का मान आ गया। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि x² जमा 5x जमा 6 का गुणनखंड है। x² जमा 5x जमा 6 का गुणनखंडन है, इनमें से कौन सा है ये बताना है हमें। अब आप देखिए, दो तरीके हैं आपके पास, या तो इनकी गुणा कर ले और देखें कौन सा इसके बराबर बनता है। दूसरा आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इसका जोड़ कितना होना चाहिए, ये वाला देख ले 5, और गुना कितनी होनी चाहिए, x² के साथ लगा हुआ है जो एक ही लगा हुआ है, तो और ये जो है तो x² के साथ जो लगा हुआ है और ये जो अचल राशि है, तो 1 गुना में 6। तो कोई ऐसे दो टुकड़े बनाओ जिनका जोड़ तो 5 बने और गुना 6 बने। तो 3 और 2 होते हैं, 3 और 2 5 हो जाएंगे, गुना करेंगे तो 6। तो इसकी जगह पे ये लिखने x लगा के, तो x² जमा 3x जमा 2x जमा 6। इसमें से कॉमन निकालेंगे, यहां से x कॉमन आ गया, एक x बच गया और यहाँ 3 बच गया। यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, x बच गया, 2 3 6 3 आ गया। x प्लस 3 दोनों में है और ये हो गया x प्लस 2। तो ये आ गया हमारे पास x प्लस 3 और x प्लस 2। देखो x प्लस 3 और x प्लस 2 तो है, लेकिन x प्लस 3 नहीं है, 2 तो है, x प्लस 3 नहीं है, x प्लस 3 है, x प्लस 2 नहीं है, x प्लस 2 और x प्लस 3 दोनों है। तो डी हमारे पास राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्यारे बच्चों, दूसरा तरीका क्या है इसका, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो जैसे पहला ऑप्शन है x जमा 2 और x जमा 4 है। जब इसकी इसके साथ गुना करेंगे तो x² जमा, जब इसकी इसके साथ गुना की तो 4x, जब इसकी इसके साथ की तो 2x और इसकी इसके साथ की तो 8। तो x² 4 और 2 6, 6x और जमा 8। अब आप देखिए क्या ये था, नहीं ये तो नहीं है। अब ये लेंगे x जमा 2 और x जमा 1, इसकी इसके साथ करेंगे x², x की 1 के साथ करेंगे तो x, 2 की x के साथ करेंगे 2x और 2 की 1 के साथ करेंगे 2। तो x² x और 2x यानी कि 3x और जमा 2, ये भी नहीं है। अब ये लिया x प्लस 3 और x प्लस 4, x की x के साथ x², x की 4 के साथ 4x, 3 की x के साथ 3x, 3 की 4 के साथ 12, x² जमा 7x जमा 12, ये भी हो गया। और चौथा x जमा 2 और x जमा 3, ये हो गया हमारे पास x², इसकी इसके साथ x², इसकी इसके साथ हुई 3x और इसकी इसके साथ हुई 2x और इसकी इसके साथ हुई 6। तो ये हो गया x² जमा 5x जमा 6। तो देखो यही था हमारे पास। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ये थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, जो आपको ठीक लगे उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुपद 2x² जमा 7x माइनस 4 का एक शून्यक है। बहुपद हमारे पास दे रखा है, बहुपद को हम क्या लिख लेते हैं, px लिख लेते हैं। क्या 2x² जमा 7x माइनस 4। तो इसमें ये पूछा है कि इसका एक शून्यक है, इनमें से कौन सा है। तो इसका मतलब ये है कि x की जगह पे ये रखें तो इसका मान 0 आना चाहिए। शून्यक का मतलब है जब x की जगह पे ये मान रखेंगे तो इसका मान जो पूरा मान है वो 0 आना चाहिए। देखो पहले हम x की जगह पे 2 रखते हैं, पहले वाला रख के देखते हैं। तो P2 बन जाएगा यहाँ पे 2 गुना में 2 का वर्ग प्लस 7 गुना में 2 और माइनस 4, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 प्लस 7 दूनी 14 और माइनस 4, ये आ जाएंगे 14 और 8 कितने हो जाएंगे 22, 22 में से 4 चलेंगे तो 18 आ जाएगा। लेकिन ये तो 0 के बराबर नहीं आया,
तो शून्यक तो जब बनेगा जब 0 आए, तो ये तो नहीं हो सकता। अब x की जगह पे क्या रख देते हैं, 1/2 इसमें, तो p 1/2 रखते हैं, तो 2 गुना में 1/2 का वर्ग प्लस 7 गुना में 1/2 और -4, तो 2 गुना में 1/2 का वर्ग 1/4 हो गया, ये 7/2 हो गया और -4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये 1/2, ये 7/2 और -4, बटे में 1 लगा के एलसीएम लिया, 2 एलसीएम आ गया, ये 1 आ गया, ये 7 आ गया और ये 8 आ गया, 1 और 7 8, 8 - 8 बटे में 2, 8 - 8 तो 0 हो गया, 0 बटे में 2 कितना आ जाएगा, 0, तो ये आ गया भाई। तो ये हमारे पास शून्यक है, बी ऑप्शन। आप आगे चलना चाहे तो चल सकते हैं, बाकी का भी चेक कर सकते हैं, लेकिन यहां से हमारे पास क्लियर हो गया कि यही हमारा शून्यक है। और ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है कि बी और सी, ए और सी, ऐसा भी नहीं है, तो और चेक करने की हमें जरूरत भी नहीं है। तो ये हमारे पास इसका एक शून्यक आ गया। सी अगर आप रखें, एक्स की जगह पे -1/2 रखें, तो ये कितना हो जाएगा, देखो p -1/2, ये हो जाएगा 2 गुना में -1/2 का वर्ग -7 गुना में प्लस 7 गुना में -1/2 और -4। अब देखो 2 गुना में 1/4 ही हो गए, तो -7/2 और -4, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 1/2 रह गया, -7/2 और -4, तो ये 2 आ गया, 1 -7 और -8। अब यहां से देखो ये माइनस के 15 हुए और प्लस का 1 हुआ, माइनस के 7 और माइनस के 8, माइनस के 15 और प्लस का 1, तो माइनस के 14 बटे में 2, ये आ गया माइनस का 7, तो ये भी 0 नहीं हुआ, तो ये भी नहीं हो सकता हमारे पास, यहां से ये भी संभावना गलत हो जाती है। अब p -2 है, रख दो, -2 रखेंगे, तो p -2 देखते हैं कितना बनेगा, 2 गुना में -2 का वर्ग प्लस 7 गुना में -2 और -4, -2 का वर्ग तो 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, माइनस ये माइनस के 14 और माइनस के 4, 8 -18 कितना आ गया, -10, ये भी 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। यानी कि हमारा जो आंसर आया था 0 किससे आया था, 1/2 से आया था, तो बी ही हमारा राइट ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि जब x बराबर -2, x बराबर -2 हो, तो बहुपद 5x - 4x² जमा 3 इसका मान डैश है। अब देखो आपके पास जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, ऑप्शन डी हो सकते हैं, या ब्लैंक भी हो सकता है, या फिर आपको वन वर्ड लिखना भी पड़ सकता है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे ब्लैंक की फॉर्म में दे दिया, ऑप्शन नहीं दिए। तो x बराबर जब -2 है तो इसका मान बताना है, तो जब भी बहुपद हो उसको px मान लेते हैं, और x कितना कह रहे हैं, -2, तो रख दो इसमें p -2, तो ये हो गया 5 गुना में -2 और ये -4 गुना में -2 का वर्ग और प्लस 3। अब आप देखो 5 की -2 के साथ करेंगे तो -10। अब यहाँ पे देखो -2 का वर्ग है, तो यानी कि -2 की -2 के साथ करनी है, माइनस माइनस तो प्लस हो गया और 2 दूनी 4, तो इससे तो मिला 4 और ये -4 है, 4 चौके 16, लेकिन माइनस का 16 बनेगा, क्योंकि माइनस माइनस तो पहले ही प्लस हो गया था वर्ग की वजह से, और एक माइनस ये है तो माइनस हो गया, और ये 4 और 4 की 4 के साथ करें तो 16 आ गया, और ये प्लस का 3 आ गया, माइनस के 10 और माइनस के 16, माइनस के 26 और प्लस के 3, तो माइनस के 23, तो यहाँ पे मान आ गया -23। तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ठीक इसी तरह से बहुपद px बराबर है 3x माइनस 5x² जमा 8x की शक्ति 7 जमा 6x की शक्ति 3 और जमा 9 की घात ज्ञात कीजिए। तो हमें यह बताना है कि इसकी घात कितनी है, यानी कि इसकी सबसे बड़ी शक्ति देखो कितनी है। सबसे बड़ी शक्ति यहाँ 3x, 1 है शक्ति, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, तो सबसे बड़ी x की सबसे बड़ी शक्ति कितनी हुई 7। तो यहाँ पे इस बहुपद की जो घात है वो कितनी है 7। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।
पूरा लिख सकते हैं हम कि बहुपद की जो घात है वो कितनी है, 7 है। नेक्स्ट इसी तरह से 100 निम्नलिखित घात का एक बहुपद है, यानी कि इसने कहा गया है, यहां पे कहा गया है कि 100 है जो वो एक बहुपद है जिसकी घात बतानी है हमें। ये हमारे पास px अगर इसको मान ले तो इसकी घात बतानी है कि इसकी घात कितनी है, इसकी शक्ति कितनी है। अब देखो प्यारे बच्चों, x रेज़ टू पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। x की पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 होता है। तो हम 100 को लिख सकते हैं 100 गुना में 1, वो भी 100 ही होता है। और 100 1 को लिख सकते हैं x की पावर 0। अब देखो ये बहुपद जैसा नजर आने लग गया ना। अब इसकी जो घात है वो कितनी हुई, 0। तो यहाँ पे घात कितनी आ जाएगी, 0। एक तो घात जब होती, अब जब ये 100x होता तो ये घात 1 हो जाती है, तो नहीं है। 100 घात तो तब होती जब x की पावर 100 होता, ये भी नहीं है, 0। तो ये बिल्कुल सही है, सी आ जाएगा हमारे पास। प्यारे बच्चों ये 100 है जो एक अचर है, अचर राशि है। अचर राशि कौन सी होती है, जिनका मान फिक्स रहता है। तो किसी भी यहाँ पे कोई भी अचर राशि हो, 100 की बजाय कोई भी अचर राशि हो, तो यहाँ पे 0 को छोड़ के कोई भी अचर राशि हो तो इसकी जो घात आएगी वो क्या आएगी, 0 ही आएगी। कोई भी अचर राशि, 100 की जगह अगर 50 लिखा होता तब भी यही रहता। 100 की जगह वर्गमूल 2 लिखा होता तब भी यही रहता। 100 की जगह 1000 लिखा होता तब भी जो इसकी घात है वो कितनी रहनी थी, 0 रहनी थी। कोई भी अचर राशि हो, 0 को छोड़ के कुछ भी हो, तो इसकी घात कितनी रहेगी हमारे पास, 0 ही रहेगी। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। प्यारे विद्यार्थियों स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं कक्षा 9 गणित अध्याय 6, इसका नाम है रेखाएं और कोण, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। प्यारे बच्चों हमने अपने पिछले लेक्चर में जो हमारा अध्याय 4 है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखे थे। हमारा जो अध्याय 5 है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इस बार के सिलेबस से उसको हटा दिया गया है कोरोना महामारी की वजह से। इस वजह से हमने चैप्टर 5 है जो हमारा यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हमने नहीं लिए हैं। 4th चैप्टर के बाद हम 6th चैप्टर पे आ गए हैं। तो आइए देखते हैं 6th चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि दी गई आकृति में x का मान होगा। तो ये जो आकृति दी गई है इसमें हमें x का मान बताना है। तो प्यारे बच्चों देखो, एक तो ये कोण 2x और एक ये कोण 4x, ये दोनों कोण मिलके एक रैखिक युग्म बना रहे हैं, एक पूरा कोण बना रहे हैं, 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ठीक है, तो एक रैखिक कोण बना रहे हैं, रेखीय युग्म बना रहे हैं, रैखिक युग्म भी कह देते हैं, रेखीय युग्म भी कह देते हैं। तो ये दोनों कोण मिलके 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि 2x जमा 4x बराबर है 180 डिग्री। तो 6x बराबर है 180 डिग्री, तो x बराबर है 180 डिग्री बटे में 6 तो कैंसिल करेंगे तो x बराबर है 30 डिग्री। तो x का मान आ जाता है हमारे पास 30 डिग्री। अगर वो ये पूछ ले कि इस कोण का मान बताओ, तो ये 2x है, 30 दूनी 60, तो ये हमारा 60 डिग्री का कोण हो गया। और ये हमारे पास 30 चौके 120, ये वाला कोण हमारे पास 120 डिग्री का होगा। यहाँ पे सिंपली सिर्फ क्या पूछा गया था, x का मान पूछा गया था। क्योंकि ये दोनों कोण रैखिक युग्म बना रहे थे तो दोनों का जोड़ हमने 180 डिग्री के बराबर रख दिया और यहाँ से x का मान निकाल दिया। तो x बराबर है 30। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो x का मान आया वो हमारे पास 30 आया। यहाँ पे सिंपली x का मान हम 30 भी कह सकते हैं क्योंकि हम डिग्री में डील कर रहे हैं, तो 30 डिग्री भी कह सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। तो यहाँ पे त्रिभुज के, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल डैश होता है। तो प्यारे बच्चों हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल है या फिर जोड़ है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है।
यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री। ब्लैंक आपको फिल करना था। यहाँ पे ऐसे भी लिखा हो सकता है कई बार कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, तो उसका मतलब भी यही है, अंदर के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। त्रिभुज का एक बहिष्कोण, बाहर का जो कोण होता है, कोई भी त्रिभुज है, जैसे हम अगर कोई त्रिभुज बनाए, ये हमने एक त्रिभुज ले ली, तो ये जो बहिष्कोण है ये वाला, जैसे त्रिभुज ए बी और सी की बात करें और यहाँ पे एक डी पॉइंट लगा देते हैं, तो ये इस कोण की बात हो रही है, बहिष्कोण। त्रिभुज का एक बहिष्कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के, अंतः अभिमुख इसके और इसके, इन दोनों कोणों के योग के डैश होता है। तो क्या होता है प्यारे बच्चों, ये हमारे पास एक महत्वपूर्ण परिमेय है कि त्रिभुज का बहिष्कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो योग के क्या आएगा यहाँ पर, बराबर होता है। तो यहाँ ऑप्शन दिया है बराबर, छोटा बड़ा इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास आता है बराबर। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो सकता है। तो ब्लैंक अगर आ जाए तो ब्लैंक में यहाँ पे आपको बराबर लिखना पड़ेगा। तो दोनों ही सेंस में मैंने इस क्वेश्चन को दे दिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें कहा गया है कि किसी त्रिभुज के दो कोण अधिक कोण हो सकते हैं। ये पूछा गया है, चेक करना है आपको ये सही लिखा है कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। कि यहाँ पे कहा गया है कि किसी त्रिभुज के दो कोण अधिक कोण हो सकते हैं, ये पूछा गया है। अधिक कोण कौन सा होता है प्यारे बच्चों, जिसका मान 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। अब मान लो कोई भी कोण है, एक त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो गया, मान लो 91 डिग्री हो गया और दूसरा 92 डिग्री का हो गया, तो अगर हम इन दोनों को ही जोड़ देंगे तो ये 183 डिग्री हो गए। लेकिन त्रिभुज के तो तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो दो का जोड़ ही 180 डिग्री से ज्यादा हो गया। अगर हमारे पास अधिक कोण हो गया यानी कि 90 डिग्री से बड़ा हो गया, तो 90 डिग्री से बड़े दो कोणों को जब हम जोड़ेंगे तो उसका उन दोनों का जोड़ 180 डिग्री से ज्यादा ही तो आएगा। 90 और 90 180 होता है। तो 90 से बड़े जब दो कोणों को, अधिक कोण यानी कि 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा, तो 90 डिग्री से बड़े जब दो कोणों को हम जोड़ेंगे तो उसका जोड़ 180 डिग्री से ज्यादा आएगा। लेकिन हमें तो पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, तो गलत बात है ये। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, असत्य है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, इसमें कहा गया कि दी गई आकृति में ए बी समांतर है किसके, सी डी, तो x का मान होगा। ये जो आकृति दी हुई है, जो हमारे पास ये ए बी है, ये समांतर है सी डी के, ये पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी और ये डी। तो ए बी और सी डी आपस में समांतर है, तो यहाँ पे x का मान पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों देखो, ये दो समांतर रेखाएं होगी और इसकी अगर हम बात करें तो ये तिर्यक रेखा होगी। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये समांतर रेखाएं होगी, ये तिर्यक रेखा होगी। तो ये वाले जो दो कोण है आपस में बराबर नहीं होंगे, एकांतर अंतर कोण हो जाएंगे। ये हमारे पास कैसे कोण हो जाएंगे, एकांतर अंतर कोण हो जाएंगे। यानी कि x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, x का मान आ जाएगा 50 डिग्री। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये 50 डिग्री। अगर सारे में पूछना है तो देखो सारे में निकाल देते हैं। ये हमारे पास 50 डिग्री हो गया x, अब ये 127 डिग्री है, इसका और इसका जोड़ 180 डिग्री होगा ना। तो यहाँ देखो कितने बच गए हमारे पास, 127 और 3 130 और 50 180, तो 53 हो गई हमारे पास। अब त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ हमारे पास कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 50 और 50 100, 103 हो गई। तो y हमारे पास 77 डिग्री का आ जाएगा, y हमारे पास हो जाएगा 77 डिग्री का, y बराबर है 77 डिग्री। अब यहाँ पे देखो, ये 50 और ये 77, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 127 हो जाएंगे। 127 के बाद जो बचे वो यहाँ पे आ जाएंगे। ये भी तो कोण इसके बराबर ही होगा, ये समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा होगी, तो ये भी एक अंतर अंतर कोण होगी, तो ये भी हमारे पास 53 ही होगा। तो इनका जोड़ करके देख लो 180 बनेगा। तो इस तरह से कोई भी कोण आप निकाल सकते हो। आपको रेखाओं और कोण के बारे में जो इनके गुण है उनकी समझ होनी चाहिए। तो पहले बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें कहा गया है
कि दी गई आकृति में x और y का मान होगा, x और y का मान हमें ज्ञात करना है। अब प्यारे बच्चों आप देखें कि ये एक त्रिभुज है ABC और ये 115 डिग्री है, तो ये हमारा रैखिक युग्म है। तो आप देखेंगे ये y का मान कितना होना चाहिए, इन दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए। तो ये अगर 115 डिग्री है तो यहाँ 65 डिग्री बन जाएंगे हमारे पास, क्योंकि 115 डिग्री और 65 डिग्री कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएंगे। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब ये 60 और 30 90 और 10 100 ये हो गए, तो यहाँ x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 80 डिग्री आ जाएगा। तो x का मान आ गया 80 डिग्री और y का मान आ गया 65 डिग्री। दूसरे तरीके से देखो, ये एक त्रिभुज है हमारे पास, ये बाह्य कोण है, तो ये जो बाह्य कोण है अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। तो इसका तो हमें पता था कि ये 35 डिग्री का है, तो ये 35 डिग्री है और इन दोनों का जोड़ 115 बनेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 80 आएगा। 80 और 35 कितने हो जाएंगे, 115। 80 और 35 का पता चल गया, तो ये एक कितने हो गए हमारे पास, 115 हो गए। और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, तो 115 ये होगा तो 65 ये हो जाएगा। तो जैसे मर्जी, तो यहाँ पे x का मान आ गया 80 डिग्री और y का मान आ गया 65 डिग्री। तो x 65 नहीं, x हमारा 80 है, x 65 y 80 की कंफ्यूजन मत करना, x हमारा 80 डिग्री है, तो x 80 डिग्री y 65 डिग्री, तो B हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में किसी त्रिभुज में डैश से अधिक समकोण नहीं हो सकते हैं। किसी त्रिभुज में डैश से अधिक समकोण नहीं हो सकते हैं। तो सीधी सी बात है प्यारे बच्चों कि एक से ज्यादा समकोण हो ही नहीं सकते। अगर समकोण का मतलब 90 डिग्री, अगर दो समकोण हो गए तो दो 90 डिग्री के कोण हो जाएंगे। अगर दो 90 डिग्री के कोण हो गए तो उनका ही भी जोड़ हो जाएगा, 180 डिग्री, तो उन दो का ही कोण जोड़ हो जाएगा। तो तीसरा कोण भी चाहिए हमें कुछ ना कुछ, तो इस वजह से संभव नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा किसी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण नहीं हो सकते, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। मान लो दो समकोण हो गए तो उन दो का ही जोड़ बन जाएगा 180 डिग्री। तो लेकिन हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो यहाँ तो दो का ही जोड़ 180 बन गया, तो ऐसा संभव नहीं है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आ गया हमारे पास एक से अधिक समकोण नहीं हो सकते। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। प्यारे विद्यार्थियों स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं कक्षा 9 गणित अध्याय 7 जिसका नाम है त्रिभुज, उसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। प्यारे बच्चों यहाँ पे 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके एक बार इनको सोल्व करके देख सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है और कितनी और तैयारी की आपको जरूरत है। तो प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो प्यारे बच्चों अगर समकोण त्रिभुज है तो इसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे बताया गया है जिसमें कोण A बराबर है 90 डिग्री, तो कोण A इसका 90 डिग्री का है और AB बराबर है AC, और AB जो भुजा है AC भुजा के बराबर है, तो कोण B और कोण C का मान होगा। तो प्यारे बच्चों एक समकोण त्रिभुज है और उसमें क्या दे रखा है कि समकोण त्रिभुज है, तो इसका मतलब क्या हुआ, और उसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा और समकोण कहाँ पे है, ए पे। ए कोण समकोण है, तो यहाँ पे हम ए लिख देते हैं, यहाँ पे हम बी लिख देते हैं और यहाँ पे सी लिख देते हैं। अब ये कोण तो 90 डिग्री का हो गया। और क्या कहा गया है कि ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है, यानी कि ये जो भुजा है इस भुजा के बराबर है। तो प्यारे बच्चों हमें पता है कि जो भुजाएं बराबर है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो जो ए बी हमारे पास अगर ए सी के बराबर है तो ए बी भुजा के सामने कौन सा कोण हुआ, कोण सी, और ए सी भुजा के सामने कौन सा कोण हुआ, बी। तो कोण बी और कोण सी भी बराबर होंगे, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं।
अब प्यारे बच्चों ये देखो कि ये कोण हमारा 90 डिग्री का हो गया और हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री तो ये हो गया। अब प्यारे बच्चों इन दोनों का जोड़ कितना बचा 90 डिग्री, क्योंकि टोटल तो कितना होगा 180। लेकिन हमें पता है कि कोण बी और कोण सी तो कितने हैं, कैसे हैं, बराबर है, दोनों बराबर है। तो दोनों बराबर है तो इसका मतलब ये भी 45 डिग्री का होगा और ये भी 45 डिग्री का होगा, तभी तो दोनों बराबर होंगे और दोनों का जोड़ 90 हो गया। देखो 45 और 45 90, 90 और 90 180 तो पूरे हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण बी और कोण सी बराबर है, कोण बी और कोण सी बराबर है और हमें ये पता है कि दोनों का जोड़ 90 डिग्री है। दोनों का जोड़ 90 डिग्री का कैसे पता चला, क्योंकि ये 90 डिग्री है और तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो ये 90 है तो इन दोनों का जोड़ 90 बचेगा और दोनों बराबर है तो दोनों कितने के होंगे 45 डिग्री के होंगे। तो ये हमारे पास कोण बी का मान भी 45 डिग्री और कोण सी का मान भी 45 डिग्री। पहला देखो कोण बी 30 डिग्री का और कोण सी 60 डिग्री का। जानबूझ के ऐसा कॉम्बिनेशन बना दिया कि 180 नजर आई। देखो बी और सी को जोड़ेंगे तो 90 और कोण ए भी 90 तो 180 तो हो गए पूरे। लेकिन कोण बी और कोण सी बराबर भी तो होने चाहिए, इसमें ये बात तो नहीं हुई। यहाँ पे कोण बी 60 डिग्री का, कोण सी 30 डिग्री का, यहाँ पे भी ये बराबर नहीं है। अब देखो कोण बी और कोण सी 45 के हो गए तो ये हमारा सही आंसर है। तो ये हमारे पास सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। डी में देखो 50 और 40 तो बराबर नहीं है यहाँ पे, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। पहले बच्चों आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप डैश होता है। प्यारे बच्चों समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होती है। सारी की सारी भुजाएं बराबर है तो ये सारे के सारे कोण भी बराबर होंगे। सारे के सारे कोण बराबर है, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, और तीनों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। एक्स एक्स और एक्स, 3x बराबर है 180 डिग्री, x बराबर है 180 बटे में 3 और ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री। यानी कि तीनों के तीनों कोण कितने होंगे 60 डिग्री के होंगे। 60 60 और 60, 60 और 60 120 और 60 180, तो 180 डिग्री पूरे हो जाएंगे। यानी कि समबाहु त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज कौन सी, जिसकी सारी भुजाएं तीनों भुजाएं बराबर होती है, उसका प्रत्येक कोण भी बराबर होता है और उसका माप कितना होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो इसका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये हमने ब्लैंक की फॉर्म में ले लिया, क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऑप्शन में भी हो सकते हैं, ब्लैंक में भी हो सकते हैं और वन वर्ड भी हो सकते हैं। आगे नेक्स्ट है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो, यानी कि बराबर नहीं है। बराबर हो तो क्या होता है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। यहाँ पे बराबर नहीं है, असमान है, तो बड़ी भुजा के सामने का कोण, तो सीधी सी बात है अगर दो भुजाएं बराबर नहीं है तो बड़ी भुजा के सामने का कोण, सामने का कोण यानी कि सम्मुख कोण बड़ा होता है, छोटी भुजा के सामने का कोण, सामने का कोण मतलब सम्मुख कोण छोटा होता है। सीधी सी बात है कि बड़ी भुजा का सम्मुख कोण, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। तो ये हमारे पास एक महत्वपूर्ण परिमेय है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा उसकी तीसरी भुजा से डैश होता है। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग उसकी तीसरी भुजा से कैसा होता है। तो ये एक त्रिभुज का एक बेहद महत्वपूर्ण रिजल्ट है कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा उसकी तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। योग जो होता है बड़ा होता है या फिर ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, दोनों में से आप कोई सा भी लिख सकते हो। त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होता है, बड़ा होता है या अधिक होता है। आप इनमें से तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से आपने कम ले लिया तो त्रिभुज बननेगी नहीं। आप रचना करके देखोगे तो त्रिभुज ही नहीं बनेगी। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक त्रिभुज में अधिकतम मतलब ज्यादा से ज्यादा एक कोण डैश हो सकता है, न्यून कोण। ऐसी तो कोई बात नहीं। देखो ये हमने अभी त्रिभुज बनाई थी, यहाँ पे सारे कितने के थे 60 के थे, तो सारे न्यून कोण है। तो तीनों ये एक त्रिभुज बनी हुई है,
इसमें दो न्यून कोण है 45-45 डिग्री के। तो यहां कह रहा है कि एक त्रिभुज में अधिकतम एक कोण न्यून कोण हो सकता है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, दो न्यून कोण भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। अच्छा, दूसरे में कह रहा है कि एक त्रिभुज में अधिकतम एक कोण समकोण हो सकता है। ये ठीक लग रहा है। एक त्रिभुज में ज्यादा से ज्यादा एक कोण 90 डिग्री का होगा। अब प्यारे बच्चों, दो कोण अगर 90 डिग्री के हो गए तो 180 तो जोड़ उन्हीं का नहीं बन जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। यानी कि अगर दो कोण 90 डिग्री के हो गए तो 180 तो यही हो गया, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। यानी कि एक ही हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। ये तो ठीक है। अगले में कह रहा है कि अधिक कोण, इसको समझना है पूरा। ऑप्शन सारे पढ़ेंगे एक बार जरूर, आपको पढ़ने चाहिए सारे के सारे ऑप्शन, क्योंकि कुछ और नई बात भी निकल के आती है। अब कह रहा है कि अधिकतम एक अधिक कोण हो सकता है, एक से ज्यादा अधिक कोण नहीं होता, हो सकता। अधिक कोण कौन सा होता है प्यारे बच्चों? जिसका माप 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम होता है। अब मैं मान लो यहाँ पे एक 100 डिग्री का कोण ले लूं और यहाँ पे मैं 30 डिग्री ले लूं, तो ये कितने हो गए? 130 डिग्री। तो ये 50 डिग्री का हो जाएगा, 180 पूरे हो गए। अब जब मैंने एक 90 डिग्री से ज्यादा ले लिया, तो अगर एक और कोण में 90 डिग्री से ज्यादा ले लूंगा तो 180 से ज्यादा तो वो दो ही नहीं हो जाएंगे, जबकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो ये भी गड़बड़ हो जाएगी। यानी कि एक से ज्यादा अधिक कोण भी नहीं हो सकता। यानी कि बी ऑप्शन भी ठीक है और सी ऑप्शन भी ठीक है। देखो डी में क्या लिखा हुआ है, बी और सी दोनों, यानी कि बी और सी दोनों सही है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम टिक मार्क करेंगे डी पे, यानी कि डी हमारा राइट ऑप्शन है। तो ये भी बात सही है और ये भी बात सही है। तो यहाँ पे हमने इसमें दोनों ही बातों को ले लिया गया, यानी कि जो डी है हमारा वो राइट ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो थोड़ा सा इस तरह से आप ध्यान रखोगे, ऑप्शन को प्यारे बच्चों आप सभी को जरूर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है, निम्न में से कौन सा त्रिभुजों की सर्वांग समता का नियम नहीं है? तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सर्वांग समता का नियम नहीं है। पहला है भुजा कोण भुजा, जिसको हम SAS बोलते हैं। ये तो है भाई हमारे पास, त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होती है। ये है कोण भुजा कोण, त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होती है। तीसरा भुजा भुजा भुजा, इसको हम बोलते हैं, ये जो है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं ASA, एंगल साइड एंगल, ये साइड एंगल साइड। अब तीसरा है हमारे पास भुजा भुजा भुजा, यानी कि इसको हम बोलते हैं S और S, साइड साइड साइड। एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के तीनों भुजाओं के बराबर हो तो त्रिभुजें कैसी होती है? सर्वांग सम होती है। ये भी सही है भाई। आगे है कोण कोण कोण, एंगल एंगल एंगल, ये सही नहीं है। अब देखो आपके पास एक तो त्रिभुज छोटी बनी हुई है, ऐसी है, एक ऐसी, इतने ही एंगल की आप इतनी बड़ी त्रिभुज भी तो बना सकते हो सकता है कि ये हमारे पास ये 50 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है और ये 70 डिग्री का है। तो ये 50 डिग्री का, ये 60 डिग्री का और ये 70 डिग्री का। तो ये तो हमारे पास सर्वांग सम नहीं है, यानी कि ये नियम नहीं होता है। तो ये हमारे पास समरूपता में होता है, सर्वांग समता में नहीं होता। तो यहां से डी। तो यहां पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा त्रिभुजों की सर्वांग समता का नियम नहीं है? तो कौन कौन कौन, ये त्रिभुजों की सर्वांग समता का नियम नहीं है प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे पढ़ते हैं। किसी त्रिभुज की बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। बिल्कुल सही बात है, किसी त्रिभुज की बड़ी भुजा का सम्मुख कोण, सामने का कोण बड़ा होता है। तो यहाँ ट्रू फॉल्स था, सत्य है, सत्य है, तो बिल्कुल सही है, सत्य है। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये भी हमारे पास सत्य और असत्य की फॉर्म में है। तो ये आपको बताना है कि सत्य और सत्य है या असत्य है। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, ये भी हमारे पास क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कैसी है? समद्विबाहु, समद्विबाहु कौन सी होती है? जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है
और समकोण, समकोण कौन सी होती है? जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का माप ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का माप ज्ञात कीजिए। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको सोचना पड़ेगा। देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास पहला जो क्वेश्चन था, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए 90 डिग्री का है। ये इसी के लिए बताया कि समकोण त्रिभुज है। और ए बी बराबर है एसी, ए बी और एसी बराबर है, यानी कि दो भुजाएं बराबर है, यानी कि वो समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। समकोण और समद्विबाहु है, यही तो बात कही गई है, समकोण समद्विबाहु। तो उसके तीनों कोणों का माप बताना है प्यारे बच्चों हमें। तो देखो तीनों कोणों का माप क्या आएगा इसका, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, क्योंकि हमारे पास समकोण त्रिभुज है, तो एक कोण तो 90 डिग्री का पक्का आएगा। एक तो कोण हो गया 90 डिग्री का, और दूसरी बात कैसी है, समद्विबाहु, समद्विबाहु है, दो भुजाएं भी बराबर है उसकी। तो ये तो समकोण के सामने वाली भुजा तो सबसे बड़ी होती है, तो कर्ण हो जाएगी, यानी कि ये दोनों भुजाएं बराबर है। तो ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। अब ये 90 डिग्री का है, तो इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री होगा। ये दोनों बराबर कोण है, तो ये भी 45 डिग्री का होगा और ये भी 45 डिग्री है। तो 90 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री। तो ये प्यारे बच्चों ये इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ये इसमें देखो डाटा दे दिया और इसमें स्टेटमेंट के रूप में दे दिया, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। है ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह से। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।